नमस्कार, कैसे हैं आप? सर्दियों के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं ना? कड़ाके की सर्दी है, पर बात कुछ ही दिनों की है। बहरहाल, आज आपसे बात होगी सिर दर्द की। हालांकि सिर दर्द होना एक आम सी बात है। शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसे सिर दर्द ना हुआ हो। क्या करें, आज की भागम भाग जिंदगी ही कुछ ऐसी है। छोटी छोटी बात पर तनाव, ऊपर से काम का बोझ। हालांकि ये एक आम लक्षण है और दवा लेने पर आराम भी हो जाता है। इसके अलावा भी कभी कभी दांतों में दर्द के कारण या पेट खराब रहने से या अधूरी नींद के कारण भी सिर में दर्द हो सकता है, या फिर कभी कभी अर्धकपारी यानी कि माइग्रेन की भी शिकायत हो सकती है। तो बार बार होने वाला ये सिर दर्द न बन जाए आपका सिर दर्द, आज मैं इसी विषय पर आपको बताऊंगी। आज का युग तकनीक और कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा है इसका सीपीयू, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऐसा ही हमारे शरीर का भी एक सीपीयू होता है, जिसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। नर्वस सिस्टम शरीर में संदेशों को एक से दूसरी जगह भेजता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत अभिन्न और ज़रूरी अंग है। एक समझिए जैसे कि कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जो कि पूरे कंप्यूटर को चलाता है, इसी तरह से ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब मिलके हमारे शरीर को चलाती हैं। शरीर से अलग अलग तरीके की इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं और ब्रेन के और शरीर के हर अंगों को ये इम्पल्सेस भेजती हैं। गौरतलब है कि हमारे शरीर में अरबों न्यूरॉन होती हैं, जो किसी भी संदेश को एक अंग से दूसरे अंग और अंत में मस्तिष्क तक पहुंचाती है। नर्वस सिस्टम को हम शरीर का शहंशाह भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तंत्र में मस्तिष्क, रीढ़ और तंत्रिका जैसे महत्वपूर्ण अंग शामिल होते हैं। अगर हमारा नर्वस सिस्टम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। देखिए, नर्वस सिस्टम बिगड़ने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि अगर ब्रेन की खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, इसको ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। पार्किंसंस बीमारी है, एल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, कोई भी तरीके की हाथ की कंपन है, पैरालिसिस है, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं। मिर्गी है, जो कि ये सब बीमारियां ब्रेन के अफेक्ट होने से होती है। अर्धकपारी में नर्वस सिस्टम संबंधी असामान्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए दृष्टि भी कमजोर पड़ सकती है। शरीर का एक हिस्सा सुन्न सा महसूस हो सकता है। माइग्रेन के साथ कई और भी लक्षण आपको हो सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी होना, दर्द के दौरान आपको शोर से, लाइट से परेशानी होना, सर हिलाने से, सर को झुकाने से दर्द का बढ़ना, ये सब माइग्रेन में हो सकता है। आंखों से दिखने की समस्या है, कई बार सतरंगे तारे से नजर आते हैं आंखों के आगे, ये माइग्रेन में हो सकता है। कई बार किसी पर्टिकुलर स्मेल से चिढ़ होने लगती है, इस तरीके का माइग्रेन में लक्षण होता है। हमारी जो कनपटियां हैं इनमें पल्सेशंस फील होती हैं माइग्रेन में, ये सारे सिम्टम्स माइग्रेन के हो सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है माइग्रेन कुछ घंटों से लेके पूरे 1-2 दिन तक चल सकता है। साथ में मरीज को बार बार उल्टियां हो सकती हैं। ये सारे लक्षण माइग्रेन में आते हैं। यह अंदर के केमिकल बदलाव की वजह से होता है। इसमें दिमाग के अंदर का स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर बदल जाता है। इसे माइग्रेन ट्रिगर कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अर्धकपारी के अधिकांश मामले आनुवांशिक होते हैं। तनाव, अवसाद या क्रोध की स्थिति में भी अत्यंत संवेदनशील स्वभाव वाले व्यक्ति माइग्रेन के शिकार हो सकते हैं। सिरदर्द का जो सबसे कॉमन कारण है माइग्रेन, अगर हम उसकी बात करें तो ये एक बहुत आम समस्या है। हम जो सिरदर्द अक्सर पेट की गैस के कारण से कभी कभी सोचते हैं कि पेट में गैस बनने से या सिर में गैस चढ़ने से सिर का दर्द हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जनरल पब्लिक में। बट जनरली देखा जाता है कि जो माइग्रेन है ये एक जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्या है। जीवन शैली में 3 से 4 मेन बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण से माइग्रेन होता है। खाने की अनियमितता, खाने में लंबा गैप करना, समय पे खाना ना खाना, नींद का पूरा ना होना या मानसिक तनाव। युवावस्था में लड़कियों को माइग्रेन होने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण लड़कों के मुकाबले लड़कियों में हार्मोनल उतार चढ़ाव अधिक होना है। यदि आपके सिर के आधे हिस्से में दर्द रहता है तो इसे गंभीरता से लें और चिकित्सक से संपर्क करें। मैं ग्रामीण भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो मानसिक तनाव से ना घिरें। अब जैसे कि
आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा अनेक तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कि ग्रामीण भाइयों को बहुत सहयोग मिल रहा है और सारे किसानों को बहुत सारे लोन्स और इजी लोन्स की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। इसके कारण से भी हम अपने मन के तनाव को बहुत हद तक कम रख सकते हैं और एक बिना तनाव मुक्त रह के, वर्तमान में रह के अपने अच्छी खेती बाड़ी करने से हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क से जुड़ी एक और खतरनाक बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक। जी हां, ब्रेन स्ट्रोक यानी मस्तिष्क का दौरा। बिगड़ती जीवन शैली, हाइपरटेंशन और धूम्रपान के कारण ये रोग तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जरूरत है इसे गंभीरता से लेने की। आइए जानते हैं क्यों होता है ब्रेन स्ट्रोक और इलाज के बेहतर विकल्प होने के बावजूद लोगों का ध्यान इस पर क्यों नहीं जाता। मस्तिष्क का दौरा का सबसे सामान्य लक्षण होता है शरीर के किसी एक ओर के हिस्से में कमजोरी या लकवा जैसी स्थिति होना। स्ट्रोक होने पर ऐसा भी संभव है कि मरीज अपनी इच्छा अनुसार हाथ पैर भी ना हिला सके और कोई संवेदना भी महसूस ना हो। मरीज को बोलने में भी दिक्कत आ सकती है और चेहरे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे लार बहने लगती है। सुन पड़ना या झुरझुरी होना भी इसका सामान्य लक्षण होता है। दौरा आने के बाद 70% मरीज अपनी सुनने और देखने की क्षमता खो देते हैं। साथ ही 30% मरीजों को दूसरे लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर 20% हृदय मरीजों को स्ट्रोक की समस्या होती है। ब्रेन स्ट्रोक सबसे कॉमन लक्षण जो होता है ब्रेन स्ट्रोक में, वो लकवे का होता है। अचानक से एक हाथ या पैर चलना बंद हो जाना या उसका कमजोर पड़ जाना, एक तरफ सुनपन होना, मुंह का टेढ़ा होना, बोलने में समस्या होना। बोलने की समस्या कई प्रकार की हो सकती है। केवल आपके शब्द जो हैं क्लियर नहीं होते हैं कई बार बोलते वक्त, उसके साथ साथ कई बार आप शब्द भूल जाते हैं, बोलते वक्त आपको सही शब्द नहीं मिलता, या कई बार आप ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित हो सकते हैं। अचानक से चलने में बैलेंस ना मिलना, हम बैठे हैं, बैठ के खड़े हो रहे हैं तो पता लगा हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हमारा बैलेंस नहीं मिल रहा है, हम गिर रहे हैं एक तरफ। ये सारे सिम्टम्स ब्रेन स्ट्रोक में हो सकते हैं। कई बार अचानक से एक तरफ का दिखना बंद हो जाता है, ये सिम्टम भी ब्रेन स्ट्रोक में होता है। स्ट्रोक के 2 प्रकार होते हैं। पहला इस्केमिक स्ट्रोक है। इस दौरे में धमनियों में चर्बी की मात्रा अधिक होने से वो पतली हो जाती है, जिससे ब्लॉकेज आ जाती है। ऐसा धमनियों में खून का थक्का या वसा के जमाव के कारण भी होता है, इससे स्ट्रोक पड़ता है। और दूसरा ब्रेन हेमरेज। ये स्ट्रोक ब्लड प्रेशर अधिक होने से होता है। इसमें ब्रेन के अंदर रक्त नलिकाओं में लीकेज आ जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज में ब्रेन के अंदर भी लीकेज होता है और उसके सतह पर भी। ब्रेन स्ट्रोक आमतौर पे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें कि खून की सप्लाई ब्रेन सेल्स को ब्लॉक हो जाती है, जिसके के कारण से शरीर काम करना छोड़ देता है, शरीर का अंग पैरालाइज होने लगता है। दूसरी चीज होती है जिसमें कि जो खून की नाड़ी है दिमाग के अंदर, वो हाई ब्लड प्रेशर या किसी और कारण से फट जाती है, जिसके कारण से ब्रेन में ब्लड इकट्ठा होता है और उसकी वजह से पैरालिसिस के लक्षण आने लगते हैं। तो इसको हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। डायबिटीज, मोटापा, हाइपरटेंशन और हृदय रोग से ग्रसित लोगों को ब्रेन स्ट्रोक की ज्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा शराब और तंबाकू की लत, स्ट्रोक की फैमिली हिस्ट्री और ज्यादा जंक फूड खाने वाले लोगों को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या किसी भी उम्र को अफेक्ट कर सकती है, मगर इसके कारण ये हमारी लाइफ के किस स्टेज पे हो रहा है उसके हिसाब से बदल जाते हैं। जो सबसे प्रमुख कारण ब्रेन स्ट्रोक के पाए जाते हैं उसमें शुगर यानी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, मोटापा, अल्कोहल, ये सब ड्रग्स या कई बार हार्ट की संबंधित बीमारियां जो हैं वो ब्रेन स्ट्रोक कर देती हैं। ब्रेन स्ट्रोक में मरीज को सही इलाज मिलने पर रिकवरी जल्दी होती है। इलाज में देरी से जान जाने का भी खतरा रहता है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अगर अचानक से कभी पैरालाइज जैसे लक्षण जो मैंने अभी आपको बताए वो होने लगे तो इसमें शुरू के 4.5 घंटे बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। ऐसी ड्यूरेशन में अगर पेशेंट को सही अस्पताल में जहाँ पे कि सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा है और न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ऐसी जगह पे ले जाने से पेशेंट को बहुत हद तक हम
मदद कर सकते हैं, उसके ब्रेन स्ट्रोक की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि इस दौरान अगर पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं जिनको कि ब्लॉकेज खोलने के लिए दी जाएं, तो उससे ब्लॉकेज खोलने से पेशेंट को बहुत हद तक उसके ब्रेन के सेल्स को बचाया जा सकता है और उससे हमारी जो पैरालाइज का जो असर होता है बॉडी पे, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। हमने देखा है कि अक्सर 60 से ज्यादा की उम्र के लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। हम इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर अगर ये कंपन ज्यादा रहने लगे या कम उम्र में परेशान करने लगे तो हो सकता है कि हम एक खतरनाक बीमारी पार्किंसन के शिकार हो रहे हों। तो क्या है पार्किंसन की बीमारी, आइए जानते हैं। पार्किंसन रोग भी दिमाग से संबंधित है। इस रोग में शरीर की आवश्यकता के मुताबिक डोपामिन नामक रसायन नहीं बनता। यही डोपामिन हमारी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। इसलिए पार्किंसन में रोगी का उसकी शारीरिक गतिविधियों पर कंट्रोल नहीं रह पाता। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले हर 100 व्यक्तियों में से एक को पार्किंसन की बीमारी हो सकती है, पर आजकल ये युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। 10% रोगियों में पार्किंसन की समस्या युवावस्था में ही देखने को मिल रही है। पार्किंसंस में ब्रेन में डोपामिन नामक केमिकल की कमी होती है। ये माना जाता है कि जब पार्किंसंस के लक्षण आने शुरू होते हैं तब तक ऑलरेडी 70% जो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं डोपामिन बनाना बंद कर देती हैं। केवल 30% सेल बनते हैं, केवल उसके बाद हमारी बॉडी में पार्किंसंस के लक्षण आने लगते हैं। जनरली देखा जाता है कि धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने लगती है। इसके भी जो कारण हैं वो जनरली ये होते हैं कि ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो नष्ट हो गए हैं। नष्ट होने का कारण अभी तक साइंटिफिकली बहुत क्लियर नहीं है, मगर कुछ कारण ऐसे हैं जिनको कि माना जाता है जेनेटिक रीजंस उसमें से अपने आप में एक है। दूसरी चीज़ एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स का होना, खाने में, ब्रीदिंग में पॉल्यूशन होना, इन सब चीज़ों के कारण से भी देखा जाता है कि पार्किंसंस होने लगता है। बॉक्सर्स में ये समस्याएं काफ़ी कॉमन पाई जाती है, जिनको कि बार बार सिर में बॉक्सिंग के जरिए से इंजरी होने से भी पार्किंसंस होने लगता है। शुरुआती सालों में इसके लक्षण काफी धीमे होते हैं, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। पार्किंसन का सबसे मुख्य लक्षण हाथ पैरों में कंपन होना है। जब ये रोग बढ़ने लगता है तब रोगी की विभिन्न मांसपेशियों में कठोरता तथा कड़ापन आने लगता है। मरीज को चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा पार्किंसन आनुवंशिक भी हो सकता है। ऐसा कोई भी लक्षण दिखने पर हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि पार्किंसन की अगली अवस्था में डिमेंशिया भी हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को भूलने की खतरनाक बीमारी हो जाती है। पार्किंसन हम आम लोग जो है कंपन के नाम से समझ सकते हैं। जो कंपन बॉडी में या हाथ में शुरू हो जाती है, ये पार्किंसन का लक्षण हो सकता है, बहुत प्रमुख लक्षण है। इसमें जनरली देखा जाता है कि बॉडी की एक साइड से जनरली हाथ से कंपन शुरू होती है। इसके साथ साथ शरीर में धीमापन आने लगता है, अकड़ापन आने लगता है। हर काम करने की, नहाने की, खाना खाने की, कपड़े पहनने की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होने लगती है। हमारे फेस के एक्सप्रेशंस बहुत कम हो जाते हैं। हम लगता है कि एक ही जगह ठहराव सा आ जाता है बॉडी के अंदर। जनरली इन लक्षणों से पार्किंसंस को पहचाना जा सकता है। पार्किंसन की तरह ही एक और बीमारी जिसमें डिमेंशिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं वो है अल्जाइमर। ये ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोगों का नाम, पता और अन्य आम सी चीजें भी भूल जाते हैं। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो सही नहीं होती, इसलिए इसके हर पहलू और बचाव के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अल्जाइमर एक ऐसा रोग है जिसमें डिमेंशिया के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इस रोग में दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं।
इसकी शुरुआत मस्तिष्क के स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने वाले भाग में होती है। धीरे धीरे ये मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है और हमारी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करने लगता है। अल्जाइमर होने पर व्यक्ति की याददाश्त कम होने लगती है। वो सही समय पर ठीक से कोई निर्णय नहीं ले पाता। पीड़ित व्यक्ति को बोलने और समझने में दिक्कतें आने लगती हैं। इसके अलावा अवसाद, अरुचि, समय और स्थान का सही बोध ना होना आदि भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अल्जाइमर का कोई स्पष्ट कारण मालूम नहीं है, पर बढ़ती उम्र को इस रोग का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। आमतौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होने लगती है। अल्जाइमर में मस्तिष्क में हानि समय के साथ बढ़ती जाती है। लक्षण भी गंभीर होते जाते हैं। व्यक्ति को सभी कामों में दिक्कत होने लगती है। रोग के अंतिम चरण में व्यक्ति अधिकांश समय बिस्तर पर ही रहते हैं और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अभी तक विशेषज्ञ अल्जाइमर रोग का सफल इलाज ढूंढने में नाकाम रहे हैं। हालांकि स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली से अल्जाइमर की संभावना को कम किया जा सकता है। लाइफस्टाइल बहुत हद तक हमारी इन बीमारियों, मस्तिष्क से जन्म लेने वाली बीमारियों से जुड़ा हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। अगर हमारी जीवन शैली सही रूप से नहीं चलती है तो उसको सही रूप से चलाने की कोशिश करें। ज़रूरी है कि हम सही समय पे सोएं, सही समय पे सुबह उठें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, सुबह योग, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को अपनी जीवन शैली में अपनाएं। समय पे भोजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी, योग और मेडिटेशन के माध्यम से इन परेशानियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं आधुनिक उपचार की, तो अगर हम ये चीज़ें अपनी जीवन शैली में अपनाएं तो बहुत हद तक हम सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ साथ नियमित भोजन, सही व्यायाम और सही नींद, ये चीज़ें 3 बहुत प्रमुख हैं जिनसे कि हम मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। योग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सारे रोगों को दूर करके हमें एक स्वस्थ शरीर और मन देता है। तो आइए चलते हैं हर रोग को हरने वाले योग की ओर। नमस्कार। मौसम बदला हुआ है। बदले हुए मौसम में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो अनेक बीमारियां शरीर पर आने लगती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को थोड़ा बढ़ाया जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखा जाए। तो आज हम आपको कुछ अभ्यास सिखा रहे हैं, योग के 4 आसन, जिनको यदि आप रोज करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो आइए सीखते हैं किसान भाइयों, वो 4 आसन कौन से हैं। पहला आसन है, इसका नाम है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। ये खड़े होकर किया जाता है। तो आराम से खड़े हो जाओ, पैरों को थोड़ा सा खोल लो, हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लो। अब हाथों को सामने सीधा करने के बाद सांस भरते हैं, हाथों को उठा लो ऊपर। पूरा उठाने के बाद हाथों को खींचे ऊपर की तरफ, यहां रोकें। सांस निकालते हुए झुक जाएंगे बाईं तरफ। सांस निकलता जाएगा और बाईं तरफ झुकने के बाद यहां रुक जाओ। जब यहां रुकेंगे तो कमर के साइड में पूरा खिंचाव पड़ेगा। इस खिंचाव को फील करो। ये खिंचाव आपके पाचन तंत्र को बल देगा, कब्ज की शिकायत होने से बचाव करेगा, मोटापा होने नहीं देगा। फिर धीरे से श्वास भरकर वापस आ जाओ और ऐसे ही जाएंगे अब दूसरी तरफ। तो श्वास निकाला और आहिस्ता से झुक गए और झुकने के बाद यहां रुक गए। जितना झुक सको आराम से उतना करो। पूरा खिंचाव कमर के साइड में पड़ेगा।
और फिर धीरे से वापस आ जाओ। ये आसन 3 से 4 बार दोनों ओर से दोहरा लो। दूसरा आसन है, इसका नाम है पवन मुक्त आसन। इसके लिए एक एक करके पैरों को मोड़ लें। अब दोनों पैरों को उठाकर पेट की तरफ ले आएं। अधिक से अधिक लाने के बाद में हाथों से पैरों को पकड़ लें और जितना हो सके दबाएं अपनी तरफ। अगर आप हाथों से पकड़ सकें, कोहनियों से पकड़ सकें तो अच्छा है। सांस निकालें और सिर उठाएं और लगा दें ठोड़ी अपने घुटनों के बीच में। पैरों के पंजे सामने की ओर खींचे हुए, पेट लगातार दबा रहेगा। पवन मुक्त आसन गैस, कब्ज, डकार, एसिडिटी, अफारा, मोटापा, भूख न लगना, तमाम पेट के रोगों में बहुत लाभकारी है। फेफड़ों की शक्ति को भी यह आसन बढ़ा देता है। जितना हो सके आसन में रोककर रखें, फिर धीरे से अपने सिर को नीचे ले आएं। हाथों को खोलें और पैरों को नीचे लाकर पैरों को सीधा कर लें। बस ध्यान रखें, जिनको गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है वो सिर ना उठाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तीसरा आसन है, इसका नाम है धनुरासन। धनुरासन के लिए हम उल्टा लेट गए हैं पेट के बल। धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लीजिएगा। अब थोड़ी जमीन पर है, दोनों पैरों को मोड़ा हुआ। सीधे हाथ से सीधे पैर के टखने को पकड़ लें, उल्टे हाथ से उल्टे पैर के टखने को पकड़ लें। सांस भरें और आगे पीछे से अपने शरीर को उठा दें ऊपर की तरफ। फिर धीरे से वापस आ जाएं। यह है धनुरासन, जो आपके सभी जोड़ों को, सभी मांसपेशियों को, पूरी कमर को बल देता है, उसको लचीलापन देता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र को बल देने वाला अभ्यास है। फेफड़ों की शक्ति को यह अभ्यास बढ़ा देता है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर धनुरासन का प्रभाव ना पड़ता हो। तो पूरे शरीर में लचीलापन, हल्कापन बढ़ाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह आसन बढ़ा देता है। तो किसान भाइयों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चौथा आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए आराम से घुटनों को मोड़कर वज्रासन में हम बैठ गए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हैं इस प्रकार से। अंगूठा अंदर रखा और अंगुलियों को बंद कर लिया। मुट्ठियां बंद होने के बाद में मुट्ठियों को रखेंगे पेट पर, नाभि के दोनों ओर। यहां पर इस प्रकार से मुट्ठियों को नीचे की तरफ रखते हुए रख लें। अब क्या करना है, सांस को सबसे पहले भरेंगे। पूरा सांस भर लो। अब सांस को निकाल दो। सांस निकालने के बाद पेट को खींचे थोड़ा अंदर की तरफ और मुट्ठियों से पेट को दबाएं अंदर की तरफ और आगे झुक जाएं। जिनको कमर में दर्द रहता हो वो आगे झुककर ये आसन न करें। तो सांस भर लें, सांस निकाल दें। अपनी कोहनियों को भी थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर रखें। यहां पर सिर थोड़ा उठा रहेगा। लगातार मुट्ठियां पेट पर दबाव डाल रही हैं। जब पेट लगातार दबेगा तो हमारा पेनक्रियाज, हमारा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स आदि जितने भी पेट के सभी ऑर्गन्स हैं, लगातार सब पर दबाव पड़ने लगेगा। ऐसा करने से पाचन तंत्र को पूरा बल मिलता है। फिर धीरे से वापस आ जाओ। क्योंकि मुट्ठियों से पेट पूरा दब रहा है तो पेट के अंदर के सभी ऑर्गन्स पर लगातार दबाव पड़ने से पूरा पाचन तंत्र हमेशा ठीक रहता है। जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो यह रामबाण की तरह काम करता है। लीवर जिनका डिस्टर्ब रहता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिनको सुबह को पेट साफ नहीं होता, बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, एक बार में खुल के साफ ही नहीं होता, जिसको कब्ज की शिकायत कहते हैं, तो मंडूक आसन कब्ज को भी दूर करने में मदद करता है। 4 आसन जो हमने बताए हैं, इन 4 आसनों का अभ्यास रोज करते रहें। जिनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी और इम्यून सिस्टम हमारा बना रहेगा। हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से जुड़े रोग हमारे शरीर के केवल एक अंग विशेष को प्रभावित नहीं करते, बल्कि पूरे शरीर को झकझोर कर रख देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के सीपीयू की तरह ही हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम भी पूरे शरीर के प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि अपने खान पान का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए और तनाव से दूर रहिए, क्योंकि तनाव का संबंध किससे होता है? जी हाँ, ठीक समझा आपने, दिमाग से।
चलिए, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।